और दूसरा होता है बैकएंड, ठीक है, जिसको हम बैकएंड। तो ये दो चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे, इस कोर्स में भी पढ़ेंगे। और फ्रंट एंड के लिए तो आपका एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट है जिसको अभी आप एज अ सी शार्प पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सी शार्प जो है वो एज अ फ्रंट एंड हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपका पीएचपी भी हो सकता है, ठीक है, विजुअल बेसिक भी हो सकता है, और भी काफ़ी सारे टूल्स हो सकते हैं, सी सी प्लस प्लस हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये मैं बता रहा हूँ कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होंगे और इनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। लेकिन फिलहाल मैं लिख दूँ कि और बैक एंड में क्या हो सकता है आपके पास। बैक एंड में आपके पास एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, ठीक है, माई एसक्यूएल हो सकता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है जिससे आप ऑलरेडी यूज टू हैं, और ओरेकल हो सकता है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो अब फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या काम है डेटाबेसेस में। एप्लीकेशंस जब हम बनाते हैं, जब हम डेटाबेस की एप्लीकेशन बनाते हैं, और एप्लीकेशंस काफ़ी किस्म की हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, बल्कि हर दिन हर रोज़ हम डेटाबेसेस से इंटरेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप दराज डॉट कॉम जो है, दराज डॉट पी के जो है आप यूज़ करते हैं, तो फिर भी आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं हकीकत में। अगर आप इंडस्मार्ट पे जाते हैं और इंडस्मार्ट में जो आपका वहाँ पर शॉपकीपर होता है, वो आपको जो रसीद देता है, या फिर जो आपको चीज़ जो आप परचेज करते हैं उसकी जो आपको रसीद मिलती है, तो वो भी एक्चुअली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। इंडस्मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, उसके अलावा ऑनलाइन आप कोई भी और शॉपिंग की वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पीआई है, आपकी होटल की रिजर्वेशन करते हैं, तो एक्चुअली ये तमाम डेटाबेस की एप्लीकेशंस हैं। आपका नादरा जो है वो इटसेल्फ डेटाबेस की एप्लीकेशन है। तो इन दोनों में यानी फ्रंट एंड भी यूज़ होता है और बैक एंड भी यूज़ होता है। तो अब फ्रंट एंड किसे कहा जाता है। फ्रंट एंड वो इंटरफेस होता है जिसके साथ आप डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो फ्रंट एंड इंटरफेस होता है जिससे यूज़र कम्युनिकेट करता है, और फ्रंट एंड जो होता है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी आसान इंटरफेस होना चाहिए जिससे कोई भी शख्स जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। जैसे अभी हमने कहा कि आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, मे बी आप दराज डॉट पी यूज़ करते हैं, तो जो आपकी एप्लीकेशन ओपन होके आती है, आप दराज डॉट पी के देखते हैं, तो वो आपका जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होता है वो आपका फ्रंट एंड कहलाता है। और फ्रंट एंड की जो डेवलपमेंट होती है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में हो सकती है, सी शार्प में हो सकती है, पीएचपी में हो सकती है, विजुअल बेसिक में हो सकती है, जावा स्क्रिप्टिंग हो सकती है, वीबी स्क्रिप्टिंग हो सकती है, वीबी डॉट नेट हो सकती है। तो ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हम उनकी मदद से फ्रंट एंड बनाते हैं जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो आपका बैक एंड है वो आपका हकीकत में डेटाबेस होता है जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक टी शर्ट परचेज की है, तो आप यानी इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कलर सिलेक्ट करेंगे और साइज सिलेक्ट करेंगे, और आप जब परचेज का बटन प्रेस करेंगे तो फिर आपकी जो स्टॉक होगा, जो बैकएंड पे आपका डेटाबेस बना हुआ है, वहाँ से वो चीज़ फिर माइनस हो जाएगी। यानी अगर आपने परचेज कर ली, आपको डिलीवर हो गई चीज़, तो फिर आपके स्टॉक से वो चीज़ माइनस हो जाएगी। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अब हम ये दोनों चीज़ें पढ़ रहे हैं। सी शार्प एक आपका एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है जो कि आपको ऑफर किया जा रहा है। फ्रंट एंड आपको वो बिल्कुल पूरा सिखाएंगे, और बैक एंड पे जो है एसक्यूएल सर्वर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हम ये भी यूज़ करेंगे। और बिल्कुल आपका जो सी शार्प का जो निज़ामानी साहब है वो आपको हालांकि ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट कराना भी सिखाएंगे, यानी सी शार्प और माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करते हुए आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट सी शार्प के सब्जेक्ट में भी बनाएंगे, यानी विजुअल प्रोग्रामिंग में भी बनाएंगे।
और मैं भी आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा जिसमें हम फ्रंट एंड पे C# यूज़ करेंगे और बैक एंड पे हम SQL सर्वर यूज़ करेंगे। तो हम अपना डेटाबेस का प्रोजेक्ट बनाएंगे। आपको ये आप लकी हैं कि आपको दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं एक सेमेस्टर में ऑफर किए जा रहे हैं। और इसका फ़ायदा यही है कि आपको विजुअल प्रोग्रामिंग वाला भी टीचर जो है एक्सरसाइज करवाएगा, यानी कनेक्टिविटी करवाएगा आपके डेटाबेस के साथ, और मैं भी आपको एक प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और आपके आइडियाज़ काफ़ी जो हैं वो बेहतर तरीके से आप उनको क्लियर कर पाएंगे। तो यानी फ्रंट एंड कनेक्टेड होता है आपके डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस क्या है वो तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपको दराज़घाट PK की मिसाल दी, या फिर उसके अलावा ऑनलाइन परचेजिंग की जो दूसरी एप्लीकेशन है उनकी मैंने मिसाल दी, तो अब आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। और यही आपका एयरलाइन रिजर्वेशन में भी होता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन के साथ, फ्रंट एंड उसको कहा जाता है। और बैक एंड पे आपका एक्चुअली डेटा होता है जहाँ से आपकी टिकट जो है वो रिजर्व होती है, फिर टिकट जो है आपकी स्टॉक से माइनस हो जाती है वगैरह वगैरह। तो यानी अगर फिर हम थोड़ा ग्राफिकली मजीद इसको देखें, फ्रंट एंड होगा, ये मैं दूसरी स्लाइड ले रहा हूँ यहाँ से, जो आपका फ्रंट एंड होगा, फ्रंट एंड आपकी एप्लीकेशन होती है ये वाली, ठीक है। तो इसको हम फ्रंट एंड कह लेते हैं। और ठीक है, और ये वाला आपका जो है बैक एंड होगा जहां पर आपका एक्चुअल डेटाबेस पड़ा होता है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, लिंक्ड। और ये कनेक्टिविटी हम सीखेंगे जब वो टाइम आएगा, तो हम उस वक्त कनेक्टिविटी जो है वो सीखेंगे कि किस तरह से फ्रंट एंड को कनेक्ट किया जाता है आपके बैक एंड के साथ। तो यहाँ पर आपकी C# की एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, और बैक एंड पे आपका क्या होगा, हमने कहा कि SQL सर्वर हो सकता है। अच्छा, अब जैसे होटल की मिसाल ले लें या किसी और चीज़ की मिसाल ले लें, तो हम क्या करते हैं, यानी बुक रूम, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो सकता है, अगर होटल की ये एप्लीकेशन है या होटल का डेटाबेस है हमारा, होटल का मिसाल ले लेते हैं, ठीक है, होटल। तो अब होटल में क्या होगा, बुक रूम का ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पूरा जितना भी होगा डेटाबेस वो बना हुआ होगा, जैसे कि रूम के यानी नंबर्स होंगे, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 वगैरह वगैरह। अब जैसे ही यहाँ पर आप बुक रूम का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कौन सा रूम आप बुक करना चाहते हैं, सिंगल रूम है या उसके बाद दूसरा, यानी कोई इस तरह का आपके पास ऑप्शन है। और रूम नंबर 1 है अगर, तो रूम नंबर 1 को जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके लिए रिजर्व हो जाएगा, लेकिन वो रिजर्व होगा कहाँ से, डेटाबेस से, ठीक है, यहाँ से, यानी वो माइनस हो जाएगा। अब अगर दूसरा यूजर भी, कस्टमर भी कोई यानी रूम बुक करना चाहता है, तो अब ये 1 अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि 1 किसी और ने बुक कर लिया है। तो यानी हम इंटरफेस के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली एक्टिविटी कहाँ पर परफॉर्म हो रही है, तो होती है बैकएंड पे, डेटाबेस पे। तो इसी तरह से अगर हम स्कूल के डेटाबेस की मिसाल ले लें, तो स्कूल में भी यही होगा कि आपके पास स्कूल की एप्लीकेशन होगी, इंटरफेस होगा। अब कोई नया स्टूडेंट एडमिट होता है तो उसकी पूरी यानी डिटेल आ जाएगी कि एडमिट स्टूडेंट, उसका रोल नंबर, एज, लोकेशन वगैरह दे के हम जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो वो एक्चुअली सेव कहाँ पर हो जाएगा, आपके बैकएंड पर, आपकी हार्ड डिस्क पर सेव हो जाएगा, आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ये दोनों एंड्स हम सीखेंगे और ये हम प्रोजेक्ट की फॉर्म में हम बनाएंगे, हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे, हम बैक एंड भी बनाएंगे और फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। और ये फिर हम एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारी डेटाबेस की एग्जांपल्स हैं, वो आपको विजुअल प्रोग्रामिंग में भी ये एक्सरसाइजेज करवाई जाएंगी और इस सब्जेक्ट में भी आपसे ये कंप्लीट एक्सरसाइजेज करवाई जाएंगी। तो वापस आ जाते हैं अपने उन स्लाइड्स पे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये कोर्स है। और इसमें यानी आपको दोनों जो हैं वो फ्लेवर्स मिलते हैं कि फ्रंट एंड आपको C# में ऑलरेडी सिखाया जा रहा है और बैक एंड भी आपको यहाँ पर इस सब्जेक्ट में सिखाया जा रहा है। अच्छा, अब डेटाबेस प्रोजेक्ट्स की हमने बात की, हमें अभी से ही सोचना चाहिए कि हम कौन सा डेटाबेस का प्रोजेक्ट बनाएंगे।
जाहिर है कि अभी हमें बनाना नहीं आता, दिस इज़ ऑफ कोर्स ऑल राइट के हम फ़िलहाल नहीं बना पाएंगे जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए हमें, उसके रियल लाइफ सिनारियो के बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो डेटाबेस प्रोजेक्ट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने कुछ मिसालें दी हैं। आप ऑलरेडी एक डेटाबेस बना भी चुके हैं एटीएम का। तो एटीएम में आपके पास इंटरफेस होता था, लेकिन एटीएम में आपके पास सी प्लस प्लस में जो आपने बनाया था उसमें आपके पास बैकएंड इतना स्ट्रांग नहीं होता था। हालांकि आपके पास वहाँ पर जो है वो वेरिएबल्स में आप डिपॉजिट कर सकते थे, विदड्रा कर सकते थे, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी जो आपके पास फैसिलिटी थी वो नहीं होती। तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअली ये फ़ायदा होगा, आपके पास एडवांटेज होगा कि आपके पास जो बैकएंड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और बैकएंड से आप जो है वो काफ़ी ऑप्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल्स हो सकती हैं डेटाबेसेस की, वो जैसे बैंक का डेटाबेस है, हम ऑलरेडी इससे यूज टू हैं। हॉस्पिटल का डेटाबेस है, नादरा का डेटाबेस हो सकता है, यूनिवर्सिटी का हम डेटाबेस बना सकते हैं, इवन अपने डिपार्टमेंट का डेटाबेस हम बना सकते हैं, स्कूल का बनाया जा सकता है, कॉलेज का बनाया जा सकता है, लाइब्रेरी का, सीडी शॉप का, पेट्रोल पंप, सीएनजी, मोबाइल जो आपकी शॉप है, आपका जो यानी मोबलिंग है, या और जो डिफरेंट टाइप की आपके पास फ्रेंचाइजेज हैं उनका आप डेटाबेस बना सकते हैं। आप स्टेट एजेंसी का डेटाबेस बना सकते हैं, या कार शोरूम का आप डेटाबेस बना सकते हैं। तो यानी हर स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट लाजमी बनाना होगा, और ये ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं होगा। हर स्टूडेंट इंडिविजुअली एक प्रोजेक्ट बनाएगा, और बिल्कुल आसान तरीके से आप जब ये हम कोर्स के आधे हिस्से तक पहुंचेंगे तो आप बिल्कुल एक एप्लीकेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे। यानी यू विल फील better that you can develop the database applications by yourself, and it is very easy। बहुत आसान सा है, बहुत इजी है। सी प्लस प्लस से बहुत आसान है, क्योंकि सी प्लस प्लस में हमें काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, लेकिन आपको सी शार्प में इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। बने बनाए वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, बटन्स होते हैं, और आपने यू जस्ट हैव टू पिक अप द बटन फ्रॉम दी सी शार्प लैंग्वेज एंड यू हैव टू पुट ऑन योर इंटरफेस। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप फ्रंट एंड बनाएंगे। और बैक एंड का तो ऑलरेडी हमें पता है कि बैक एंड में हमारे पास जो जो आपका एसक्यूएल सर्वर है उसकी मदद से आप इजीली वो बना सकते हैं। तो अब करना आपने क्या है, सबसे पहले तो आज आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, बेहतर है अगर कोई किसी में इंटरेस्टेड है, अगर बैंक का कोई डेटाबेस बनाना चाहता है तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर दें कि भाई बैंक में क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो बैंक में आप क्या कर सकते हैं, आप विदड्रा कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आप अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। यानी नया कस्टमर जब बैंक में अकाउंट ओपन करवाने आता है तो वो अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। आप किसी कस्टमर का अगर अकाउंट का टाइम या वो अगर अकाउंट क्लोज करवाना चाहता है तो आप उस कस्टमर को डिलीट कर सकते हैं। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो 3 महीने की प्रिंट करवा सकते हैं कि भाई मुझे 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट बता दो। आप अपना जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ये जितने ऑप्शंस हैं रियल लाइफ सिनारियो में, वो तमाम हमारी एक्चुअली इन एप्लीकेशंस में बने हुए हैं। यानी अगर आप बैंक का डेटाबेस देखेंगे तो ऑलरेडी हम उससे यूज टू हैं, हमें पता है कि किस तरह से काम करता है। अगर पीटीसीएल का अगर आप डेटाबेस देखना चाहते हैं तो फिर वो भी हमें चाहिए कि हम उससे भी थोड़ा यूज हो जाए, उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। अगर स्कूल का डेटाबेस है तो उसमें भी आपको सोचना चाहिए कि वो किस तरह से उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कि भाई हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, हमारे पास स्टाफ होता है, स्टूडेंट की क्लासेस होती हैं, क्लास नंबर 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। फिर उसमें हम स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट की क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब आज आप सोचें, यानी आप अपनी मर्जी का जो डेटाबेस है वो आप सिलेक्ट करें, और उसके बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दें कि भाई उसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है, स्कूल में किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो होती है, टीचर्स होते हैं, और टीचर्स की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कूल के डेटाबेस में होती है। तो इन कैटेगरीज में से आप एक कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करेंगे, और फिर वो आपकी एप्लीकेशन जो है एज अ डेटाबेस एप्लीकेशन आप एज अ प्रोजेक्ट जो है वो जमा करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे।
तो ये हम इजीली बना लेंगे, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैं खुद भी आपसे प्रैक्टिकल करवाऊंगा, एक एप्लीकेशन हम कंप्लीट इस कोर्स में करेंगे, फ्रंट एंड भी उसका डेवलप करेंगे, बैक एंड भी डेवलप करेंगे, और एक एप्लीकेशन आपसे विजुअल प्रोग्रामिंग में बनवाई जाएगी। तो आई होप कि यू विल फील वेरी बेटर आफ्टर we will jump to the middle of the lectures। अच्छा, अब आपकी तमाम जो स्लाइड्स हैं वो ऑलरेडी आपके कोर्स वेब पेज पे अपलोडेड हैं। मैं कोर्स वेब पेज पर ही तमाम स्लाइड्स अपलोड करूंगा, तो आपको वो फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये कोर्स का वेब पेज ऑलरेडी, ये स्लाइड्स भी वैसे लेक्चर चैप्टर नंबर 1 तो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये स्लाइड्स मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब आते हैं कि डेटाबेस है क्या। ठीक है, सो डेटा बेस जो है वो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा अबाउट अ रियल वर्ल्ड एस्पेक्ट। ठीक है, डेटा बेस क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन किसका? रिलेटेड डेटा का। यानी जैसे हमारे पास एग्जांपल्स अभी मैंने दी, बैंक को हम एज अ डेटाबेस कहते हैं। तो बैंक को डेटाबेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी इसमें काफ़ी सारी डेटा होती है। अब वो रिलेटेड डेटा क्या? डेटा, पहले तो डेटा को हम एक्सप्लेन करें, फिर हम रिलेटेड पे आएंगे। तो अगर हम बैंक की मिसाल लें और कहें कि भाई बैंक इज़ अ डेटाबेस, तो हम कह सकते हैं कि भाई डेटा इसमें क्या हो सकता है? आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे आपका कैशियर है, आपका मैनेजर है, आपका अकाउंटेंट है, और फिर ये आपके पास एक किस्म का डेटा हो चुका, और उनका फिर नाम होगा, उनकी आईडी होगी, उनका मोबाइल नंबर होगा, वो आपका डेटा कहलाएगा। इसी तरह से बैंक के जो दूसरे एंटिटीज़ होते हैं उनमें आपके कस्टमर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एंटिटीज़, जैसे कि कस्टमर, फिर कस्टमर की क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? कस्टमर का नाम हो सकता है, कस्टमर की एज हो सकती है, कस्टमर का अकाउंट नंबर हो सकता है, अकाउंट की टाइप हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो यानी ये हुआ कि अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा अबाउट अ रियल वर्ल्ड एस्पेक्ट। और ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो हमेशा रियल लाइफ सिनारियो के बारे में ही हम कलेक्ट करते हैं। जैसे हम स्टोर का डेटाबेस बना रहे हैं, सुपर स्टोर का, तो वो भी आपका एक्चुअली रियल वर्ल्ड एस्पेक्ट को ही यानी कैटर करता है। स्कूल है तो वो भी हमारी रियल वर्ल्ड एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है, रिलेटेड। तो रिलेटेड क्या है कि अगर हम किसी भी रियल लाइफ एप्लीकेशन की एग्जांपल एज अ डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसमें जो डेटा होगा वो उस सेम एस्पेक्ट से ताल्लुक रखता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम बैंक की बात करें, तो बैंक में जितना भी डेटा होगा वो बैंक से ही रिलेटेड होगा। मिसाल के तौर पे उसमें आपके अकाउंटेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, बैलेंस की इंफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक के डेटाबेस में पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक के डेटाबेस में आपके पास प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर आपके जो है वो यानी स्कूल की इंफॉर्मेशन हो। तो तभी कहा गया है कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो यहाँ पर जो टर्म रिलेटेड है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि भाई रिलेटेड का मकसद है कि जो भी डेटा होगा वो सेम एस्पेक्ट से ताल्लुक रखता होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने कहा कि बैंक में आपके पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बैंक में आपके ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, या फिर ये नहीं हो सकता कि कौन सा वार्ड है और वो उस वार्ड में कौन सा डॉक्टर उसको डील कर रहा है, तो वो रिलेटेड नहीं होगा, वो बैंक से ताल्लुक नहीं रखता होगा। तो इसीलिए जब हम डेटाबेस की पूरी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ करना चाहिए कि अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। लेकिन अगर हम रिलेटेड को माइनस कर देते हैं, यूज़ नहीं करते, तो फिर वो आपका मोस्ट प्रोबेबली वो फिर आपका सेम एस्पेक्ट से वो डेटाबेस ताल्लुक नहीं रखता होगा। तो अब हमें ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। और ये रिलेटेड डेटा किसके बारे में होना चाहिए? रियल वर्ल्ड एस्पेक्ट के बारे में होना चाहिए, रियल वर्ल्ड सिनारियो के बारे में होना चाहिए, जिसकी कोई मीनिंग हो, जिसका कोई यूज़ हो हमारी आम जिंदगी में। हम बैंक का डेटाबेस बना सकते हैं, स्टोर का बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी का बना सकते हैं, कॉलेज का बना सकते हैं, तो यानी उनका कोई यूज़ है और ये रियल वर्ल्ड सिनारियो हैं, तो तभी हम इनका डेटा यानी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो मैनेज करते हैं। अब डेटाबेस
कैसे, यानी कि उस पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। डेटाबेस को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी हम बनाते हैं डेटाबेस को, हम इलेक्ट्रॉनिकली बनाते हैं, हम टूल्स की मदद से डेटाबेस को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। फिर उसके अलावा डेटाबेस को हम अपडेट कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और डेटाबेस को हम रिट्रीव कर सकते हैं, यानी हम रिजल्ट्स जो हैं वो डेटाबेस से हासिल कर सकते हैं। तो यानी कि डेटाबेस पे तमाम ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमें डेटाबेस सबसे पहले बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, फिर हम उस पर ऑपरेशंस यानी हम अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे स्कूल की हमने मिसाल दी थी कि स्कूल में हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड को फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि अगर किसी का यानी आईडी तब्दील हो चुका है, किसी की क्लास तब्दील हो चुकी है, वो सेकंड क्लास में एंटर हो चुका है, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है तो हम अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और रिट्रीव से मुराद है, रिट्रीव वाला लफ्ज़ भी हमें समझ में आना चाहिए। रिट्रीव मीन्स एक्सट्रैक्ट करना, हासिल करना, यानी रिजल्ट लेने के अमल को हम रिट्रीव कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं अपने डेटाबेस से कि भाई मुझे उन स्टूडेंट्स की यानी पूरी लिस्ट दो जो कि जिनका जो लोकेशन है जो कि हैदराबाद में रहते हैं। तो हम इस तरह की क्वेरी पूछ सकते हैं अपने डेटाबेस से, इस तरह का सवाल हम पूछ सकते हैं कि भाई मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए, उन स्टूडेंट की रिजल्ट चाहिए जो कि किससे ताल्लुक़ रखते हों या आपके जो हैदराबाद से उनकी लोकेशन हो। तो इस तरह के हम सवाल पूछ सकते हैं डेटाबेस से। तो इस अमल को हम कहते हैं रिट्रीव करना। ओके, अच्छा, उसके बाद ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कौन करता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई ये क्रिएट कौन कर सकता है, अपडेट कौन कर सकता है, मॉडिफाई कौन कर सकता है। ये तमाम ऑपरेशंस एक्चुअली परफॉर्म होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से, ठीक है। तो यानी हम डेटाबेस खुद से नहीं क्रिएट कर पाते, यानी पेन पेपर बेस्ड हम डेटाबेस को क्रिएट नहीं करते। हम पेन पेपर बेस्ड हम अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर सकते या रिट्रीव नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और डेटाबेस को मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं। और इस तरह के टूल्स को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं अभी हमने सीखे। नंबर 1 डेटाबेस और दूसरा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये दोनों टर्म्स मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एक हमने यूज़ किया डेटाबेस, और ये मैं शेयर करता हूँ आपके साथ अगेन ये MS Paint, ताकि हम ये दोनों टर्म्स लिख सकें, याद कर सकें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो एक था डेटाबेस और दूसरा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अपना कॉपी और पेन ज़रूर रखा करें किसी भी क्लास में। जब आप एंटर होते हैं तो आपके पास पेन और कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आप नोट भी करते जाएं इन चीज़ों को, और फिर आखिर में अगर सवाल है तो वो भी पूछते जाएं वाले। तो पहला जो टर्म हमने यूज़ किया वो यूज़ किया था डेटाबेस, ठीक है। और दूसरा जो अभी टर्म हमने देखा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, इनमें डिफरेंस क्या है? डेटाबेस रेफर करता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, ये डेटा है दूसरे लफ्जों में। लेकिन ये कलेक्शन बनाता कौन है, यानी और इस कलेक्शन पे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, इस कलेक्शन को अपडेट कौन करता है, मॉडिफाई कौन करता है, रिट्रीव कौन करता है, किसकी मदद से किया जाता है, और उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या क्या हो सकता है? जैसे अभी हमने मिसाल ली कि आपका SQL सर्वर हो सकता है, आपका MySQL हो सकता है, आपका ओरेकल हो सकता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो अब इनकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, फिर उस पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और उसके अलावा हम उसको रिट्रीव करते हैं।
तो ये तमाम जो टूल्स हैं, इन टूल्स को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी अगर हम इन टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान दें कि मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेज करना, यानी मैनेज इनकी मदद से किया जाता है, इन टूल्स की मदद से किया जाता है। और मैनेज किसको किया जाता है? डेटाबेस को। और डेटाबेस क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन किसका? रिलेटेड डेटा का। और ये रिलेटेड डेटा किसके बारे में होगी? रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में होगी। यानी आपका जो डेटाबेस है उसको मैनेज करने के सिस्टम को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये टूल है, ये एप्लीकेशन है, ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो नादरा हमारा क्या है? डेटाबेस है। लेकिन ये बनाया किस में गया है? ओरेकल में। इसी तरह से अगर आपका हम जैसे दराज.pk की मिसाल दी, ये एक डेटाबेस है, लेकिन ये बनाया किस में गया है? MySQL में। तो यानी आपके पास जो डेटाबेस होता है उसको बनाने के लिए भी आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए भी आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए, और उस मैकेनिज्म को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो आई होप कि ये दो टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि डेटाबेस जो है वो कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का, लेकिन इस रिलेटेड डेटा को मैनेज कौन करता है, अपडेट कौन करता है, डिलीट कौन करता है, ये काम है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और इन सिस्टम्स में से हमारे पास SQL सर्वर हो सकता है, MySQL या ओरेकल वगैरह हो सकता है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। एक छोटी सी मिसाल भला ले लेते हैं MS एक्सेस की, जो कि आप ऑलरेडी उससे वाकिफ हैं। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। हमारी पहली क्लास है, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आज ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट आज बिल्कुल आसान तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस है वो भी आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मैं उसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो ऑलरेडी हम तमाम लोग से वाकिफ हैं। हम तमाम लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑफिस 365 में इंस्टॉल्ड होता है, आपने शायद वो यूज़ भी किया हो। मैं आपके साथ उसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये वाली। तो अब ये मैंने ओपन किया अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। हालांकि हम माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर पे काम करेंगे, लेकिन ये भी उसी तरह का ही एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लाइब्रेरी का डेटाबेस बना सकते हैं, स्कूल का डेटाबेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखें, इंटरफेस आपके पास, इसको मैंने क्लिक किया तो अब ये पूछ रहा है कि डेटाबेस आप क्रिएट करें, और डेटाबेस को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि स्टोर। ठीक है, ये स्टोर में अब डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ। लेकिन ये क्रिएट हो किस में रहा है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्रिएट क्या करने जा रहे हैं? डेटाबेस। और इस डेटाबेस को मैंने नाम क्या दिया? ये लिखे ऊपर देखें, आपको नजर आ रहा होगा ब्लैंक डेटाबेस। तो ये ब्लैंक डेटाबेस को हमने नाम दिया स्टोर, और अब हमने इसको क्रिएट कर दिया। ये क्रिएट हो चुका। तो अब सवाल था कि क्रिएट हमने जो किया वो किस में किया, किसकी मदद से किया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से किया। तो यहाँ पर फिर मैं यानी काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे भाई आपके पास स्टोर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हम चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि स्टोर की आईडी, या हाँ, स्टोर का आईडी लिख लेते हैं खुला। ठीक है, और उसके बाद स्टोर की लोकेशन, ठीक है, और स्टोर का नाम। ठीक है, तो ये मैंने स्टोर का यानी ये डेटाबेस, उसमें फिलहाल मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। उसमें मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं कि स्टोर की आईडी क्या है, स्टोर की लोकेशन क्या है, और स्टोर का नाम क्या है। तो एक्चुअली ये अब मेरी एक्चुअली क्या यानी एक रिलेशन या टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आज। यानी अगर कोई चीज़ फिलहाल समझ में नहीं भी आ रही तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हम दोबारा भी पढ़ेंगे। तो अब डेटाबेस का नाम स्टोर है, और स्टोर का जो हमने यानी टेबल, हर स्टोर, हमारे पास काफ़ी स्टोर्स की चेन हो सकती है, तो वो हम अब नाम दे सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं माई स्टोर। ठीक है, ये मैंने टेबल क्रिएट की। अब हमारे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम जो है
वो इसका डेटा जो है वो दे सकते हैं कि भाई माई स्टोर में क्या क्या चीज़ें जो है हम वो लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि स्टोर की आईडी लेट सपोज दी मैंने 1, स्टोर की लोकेशन मैंने लिखी हॉस्पिटल रोड, हॉस्पिटल रोड। ठीक है, स्टोर का नाम दिया मैंने डी मार्ट, मेरे पास पूरी चेन है माई स्टोर्स की। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड मैंने दिया स्टोर की आईडी 2 और लोकेशन दी कोर्ट रोड, कोर्ट रोड, और उसके बाद उसका नाम क्या दिया, इंडस मार्ट। तो अब देखें कि ये मैंने एक्चुअली एक डेटाबेस क्रिएट किया है, छोटा सा डेटाबेस अब मैंने क्रिएट किया। ठीक है, अब डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब मैं इसमें से रिकॉर्ड एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, ये डिलीट हो गया मेरा रिकॉर्ड। अगर ये रिकॉर्ड भी डिलीट करना चाहूँ तो ये रिकॉर्ड भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो यानी ये ऑपरेशंस हैं, रिकॉर्ड को ऐड करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, रिकॉर्ड को सर्च करना। सर्च फिलहाल मैंने यहाँ पर नहीं किया, हम ये माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में करेंगे, या अपडेट जो है वो भी हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में करेंगे। लेकिन एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देना मैं चाह रहा था कि ये जो मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए। मैंने डेटाबेस को क्रिएट किया, मैंने डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया, यानी डेटा को इंसर्ट किया, डेटा एंटर किया। फिर मैं रिकॉर्ड्स को अब डिलीट भी कर सकता हूँ, रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर सकता हूँ, रिकॉर्ड्स को मूव कर सकता हूँ, नेविगेट कर सकता हूँ। तो ये तमाम ऑपरेशंस जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस पे। और इस ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले यानी टूल को क्या कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी जो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल ली वो हमारा था माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। और इसी तरह से हम जब आप इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को तो उसमें भी आप ये तमाम ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये देखें सेकंड पॉइंट जो है आपका, उसमें लिखा है कि आपका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, यानी वो क्रिएट कर सकता है डेटाबेस को। ठीक है, ये लिखा है, मैं पॉइंट पढ़े देता हूँ कि डेटाबेस इज क्रिएटेड और डिफाइंड यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल DB2 एंड सो ऑन। ओके, और ये डेफिनेशन भी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कि इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज टू फैसिलिटेट द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। वन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मेनी डेटाबेस सिस्टम्स। तो अब ये क्या है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक टूल है, ये एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं। अब ये मेंटेनेंस के क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये देखें, ये ऑपरेशंस 5 ऑपरेशंस लिखे हैं जो कि हम डेटाबेसेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हम डेटाबेस को डिफाइन कर सकते हैं, हम डेटाबेस को सर्च कर सकते हैं, हम डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। और मेजरली यही ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, मोस्टली हम यही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। हम अगर daraz.pk यूज़ करते हैं तो आप खुद से तो रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते, बल्कि ये फैसिलिटी सिर्फ ओनर के पास होती है जिसने वो डेटाबेस क्रिएट किया है या जो उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन आप सर्च कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन एज अ यूज़र दिया जाता है कि अगर आपको टी शर्ट चाहिए तो उसका कलर आप सर्च कर सकते हैं, आप उसका साइज़ सर्च कर सकते हैं, आप उसकी फिटिंग वगैरह सर्च कर सकते हैं कि इस साइज़ में मुझे ये कलर वाली टी शर्ट चाहिए, तो वो आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन रिकॉर्ड आप इंसर्ट एज अ यूज़र नहीं कर पाते, वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है। आप रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होता है। आप रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपने खुद से डेटाबेस क्रिएट किया है तो डेटाबेस को आप डिफाइन कर सकते हैं, आप डेटाबेस को सर्च कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यही आम डेटाबेसेस में होता है। जैसे कि आपका बैंक का डेटाबेस है तो आप देखें कि आप बैंक के डेटाबेस में कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं कस्टमर का रिकॉर्ड कि भाई कस्टमर का नाम ये है, उसका अकाउंट नंबर ये होगा, अकाउंट की टाइप ये होगी, उसका बैलेंस ये।
फिर अगर आपको कहा जाता है कि भाई ये अकाउंट नंबर है, ये इसका बैलेंस मुझे चेक करके बताएं, तो आपके पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस अकाउंट नंबर को एंटर करते हैं तो वो आपको रिकॉर्ड मिल जाता है। अगर किसी कस्टमर का फ़ोन नंबर चेंज हो चुका है बैंक में, तो वो कस्टमर आएगा, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर अपना अकाउंट जो है वो ख़त्म करवाना चाहता है, तो आप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। और यही ऑपरेशन हम हर किस्म के डेटाबेस में यूज़ करते हैं, चाहे वो स्कूल का डेटाबेस हो, उसमें भी हम सर्चिंग, इंसर्ट और डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन परफॉर्म किसकी मदद से होंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से। और जो तीसरा टर्म था वो है डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। और जो डेटाबेस सिस्टम है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, डेटाबेस प्लस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो अभी हमने देखा कि डेटाबेस जो है वो कलेक्शन है डेटा का, रिलेटेड डेटा का, डीबीएमएस उसको मैनेज करता है। तो इन दोनों टर्म्स को मिला के हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस प्लस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। अब हम एक रियल लाइफ सिनारियो ले लेते हैं डेटाबेस सिस्टम का, कि वो किस तरह से हो सकता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एक सिनेरियो है, लेट सपोज हम एक वीडियो लाइब्रेरी का डेटाबेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इस वीडियो लाइब्रेरी में यानी एक सीडी शॉप है आपका, उसका आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट समझने की ज़रूरत है। अच्छा, वो रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे सिनेरियो हमने बना लिया कि लेट सपोज यू ओन अ सीडी और डीवीडी शॉप, आपके पास एक शॉप है। कस्टमर्स जो हैं वो रेंट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं सीडीज़ को, डीवीडीज़ को। हमारे पास एक सीडी और डीवीडी की काफ़ी सारी कॉपीज़ हो सकती हैं, मल्टीपल कॉपीज़ हो सकती हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं कि हर सीडी या डीवीडी जो है हम ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि भाई किसको हमने रेंट दी, ये रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। अगर हम रेंटेड सीडीज़ देते हैं, अब तो सीडीज़ का दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन पहले ज़माने में इस तरह के भी डेटाबेस बनते थे जिसमें हमारे पास ये रिकॉर्ड रखा जाता था कि हमने जो रेंट पे कोई चीज़ दी है वो किस कस्टमर को दी और इस कस्टमर ने किस डेट पे वो वापस करनी थी उसको। या किसी कस्टमर को ओवर ड्यू तो नहीं हुआ, कोई सीडी हमने दी है वो उसने डेट पे वापस नहीं की, और ये सीडी या डीवीडी कब वापस होगी। तो पहले ये हम सिनारियो सेट करते हैं। ये वीडियो लाइब्रेरी का है, ये स्कूल का भी हो सकता है, ये शोरूम का भी हो सकता है कि शोरूम में भी हम ये डेटा रखते हैं कि भाई अगर हमारे पास अपना शोरूम है तो हम जो है वो लोगों को कार्स वगैरह जो है वो सेल करते हैं। कार्स हम दूसरे बड़े सिटीज़ से या दूसरे जो आपके यानी मेन डीलर्स होते हैं उनसे परचेज करके अपनी शॉप में रखते हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये अगर हम इस तरह का कोई डेटाबेस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, और उसमें हम फिलहाल सोचेंगे कि हमारे पास जो डेटा होगा वो किस टाइप का होगा। तो क्योंकि हम शॉप को ओन करते हैं तो हमारे पास जो डेटा हो सकता है वो हमारे पास परचेज का डेटा होना चाहिए कि भाई हम जो सीडीज़ या डीवीडीज़ हैं वो किसी बड़ी सुपरमार्केट से यानी परचेज करके अपनी छोटी सी शॉप में रखते हैं। फिर हमारे पास ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम जो सेल करते हैं तो वो सेल जो होती है, सेल का भी रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास स्टॉक का रिकॉर्ड होना चाहिए कि स्टॉक में हमारे पास चीज़ें हैं या नहीं है, मौजूद हैं या नहीं है। हमारे पास कैश की डिटेल होनी चाहिए। हमारे मेंबर कस्टमर्स हो सकते हैं जो हमसे रेंट पे सीडीज़ ले सकते हैं, हमारे सेल्स कस्टमर्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन फिर हमें डिसाइड करनी होती है जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो मेनली हमारे पास इस तरह की यानी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है कि हो सकती है परचेज में, जैसे परचेज की डेट है, हमारे पास वीडियो का कोड है, वीडियो का नाम हो सकता है, एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकती हैं, प्राइस हो सकती है, क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सेल्स की इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं, हम कैश की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं और स्टॉक की इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है। तो ये भी हम खुद से डिसाइड करते हैं। तो जब आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, आप अपना कोई डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी आपने ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप बुक शॉप की बात करना चाहते हैं और बुक शॉप आपने एक छोटी सी बुक शॉप अपने नवाबशाह में ओपन करनी है, तो जाहिर है आप खुद से तो बुक्स नहीं बनाते, आप बुक्स कहीं से परचेज करेंगे, किसी बड़े सुपर स्टोर से, कराची से आप परचेज करेंगे। तो आपके पास परचेज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अलग से वो मेंटेन करेंगे कि भी परचेज हमने परचेज का रिकॉर्ड रखना है। फिर जो आप सेल करते हैं किसी कस्टमर को, सेल का आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसको रसीद बना के दे सकते हैं।
आपकी शॉप में कितना कैश अभी मौजूद है, या जो कैश आपने परचेज में यूज़ किया, या जो सेल से आपको कैश मिलता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए, और स्टॉक की भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भी मेरे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कितनी बुक्स अवेलेबल हैं। तो यानी ये हम खुद से शेल्व्स सर्च नहीं करेंगे खुद से कि भाई मैं सर्च करूँ एक एक बुक को देखता जाऊँ कि वो बुक मेरे पास स्टॉक कितना, यानी ये कंप्यूटराइज्ड तरीका होना चाहिए। हम स्क्रीन पे बैठे हों और हम सर्च करें कि हमारे पास स्टॉक कितना है। तो जब भी आप डेटाबेस की एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन किस टाइप की होगी और कितनी इंफॉर्मेशन हम जो है वो स्टोर करेंगे, और इंफॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगर हम छोटी सी शॉप में परचेज करके रखते हैं और हम स्टार्ट ले रहे हैं कि हमारे पास जो कैश है वो लेट सपोज हमारे पास 1 लाख का कैश है स्टार्टिंग में, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शन की डेट, और ट्रांजैक्शन की डेट में यानी हमने बिल्कुल शॉप आज से स्टार्ट की है, ओपनिंग की है। ओपनिंग में हमारे पास अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज़ और बैलेंस कितना है 1 लाख रुपीज़। लेकिन जस्ट हमने आज ओपनिंग की, हमारे पास कोई भी सीडी नहीं है अपनी दुकान में, हमने ना कुछ सेल किया है ना हमारे पास स्टॉक है, हमने जस्ट आज ओपनिंग की है। तो अब जाहिर है हमारी शॉप ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम सीडीज परचेज करेंगे, बड़ी सुपरमार्केट से अपनी शॉप में रखेंगे। तो पहला ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करेंगे वो परचेज का करेंगे। तो अभी आपने देखा कि हमने यानी इस डेट पे परचेज डेट हमने लिखी, वीडियो का कोड लिखा, उसका नाम लिखा, और उसके अलावा परचेज प्राइस हमने लिखी। यानी परचेज प्राइस क्या है 200, और कितनी क्वांटिटी में हमने सीडीज परचेज की 3 क्वांटिटी में, यानी 3 सीडीज हमने परचेज की जिसका कोड क्या था E101, और उसकी प्राइस क्या है हर सीडी की 200 रुपीज़। तो अब जैसे ही हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो आपकी मजीद 2 टेबल्स अपडेट हो जानी चाहिए। एक आपकी कैश वाली टेबल अपडेट होनी चाहिए और दूसरी आपकी स्टॉक वाली टेबल अपडेट होनी चाहिए। तो जैसे ही ये ऑपरेशन हम एंटर करेंगे, जैसे ही हम इस पे ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी 2 मजीद टेबल्स अपडेट होनी चाहिए, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये कनेक्टेड होंगी और ये अपडेट होनी चाहिए। तो अब कैश की टेबल कैसे अपडेट होगी कि भाई आपने 200 की एक सीडी ली है और 3 सीडीज ली हैं, तो टोटल अमाउंट आपका क्या हो जाएगा 600, और 600 जो है वो आपने किसी बड़े कस्टमर को दी हैं, यानी जहाँ सुपरमार्केट से आपने जो सीडीज खरीद की हैं तो उसको आपने दे दी, तो आपके बैलेंस से वो माइनस हो जाएंगे 600 रुपये। तो यानी ये देखें कि कैश की टेबल कैसे अपडेट हुई आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है मनी पेड अगेंस्ट वीडियो कोड E101, दैट्स फाइन, और उसके बाद अमाउंट कितना हुआ 600 रुपये, और ये 600 रुपये आपके बैलेंस में से माइनस हो जाएंगे। वो माइनस क्यों हुए, क्योंकि आपने बड़े सुपरमार्केट से 3 सीडीज ली, हर सीडी की कीमत 200 रुपये थी, तो यानी 600 रुपये आपकी दुकान में से माइनस हो जाएंगे, आपके बैलेंस में से माइनस हो जाएंगे। और इसी तरह से जो दूसरी टेबल आपकी अपडेट होगी वो स्टॉक वाली टेबल अपडेट होगी, यानी आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो अब E101 का जो स्टॉक आपके पास मौजूद है वो क्या है 3। ये देखें बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो है। ये आपका इंडस मार्ट पे भी यही होता है कि अगर आप बड़े सुपरमार्केट से इंडस मार्ट पे कोई चीज़ खरीद करके रखते हैं तो आप उसके पैसे देंगे, आपका बैलेंस तो कम होगा लेकिन आपका स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर कोई चीज़ हम सेल करना चाहते हैं, यही सीडी हम सेल करते हैं लेट सपोज, हमने तो फिर सेल का रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा कि भाई ये कस्टमर आया 22 तारीख को, हमने कौन सी सीडी जो है वो सेल करनी है E101, उसका नाम एक्टर एक्ट्रेस हमने दिया, और अब जो सेल्स प्राइस हमने रखी है वो 300 रखी है। हमने परचेज की थी 200 में और हम सेल कर रहे हैं 300 में, और कितनी क्वांटिटी कस्टमर ने हमसे परचेज की, 2 क्वांटिटी उसने परचेज की। तो जैसे ही ये हम कस्टमर को सेल करेंगे अपनी दुकान में से, तो फिर भी आपकी 2 टेबल्स मजीद अपडेट होंगी, कैश भी अपडेट होगी, स्टॉक भी अपडेट होगी। तो अब कैश पे क्या फर्क पड़ेगा, आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश आपकी दुकान का कैश है, शॉप का कैश है। तो जैसे ही ये आप किसी कस्टमर को सेल करेंगे तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, और वो अमाउंट यानी 600 आपका इंक्रीज हो गया। तो अगेन 600 आपके बैलेंस में ऐड हो गया और आपकी यानी टोटल बैलेंस आपका 1 लाख हो गया। और इसी ऑपरेशन का आपके स्टॉक पर भी फर्क पड़ेगा। तो अब स्टॉक पे फर्क कैसे पड़ेगा कि आपके पास 3 क्वांटिटी थी और आपने 2 को सेल आउट कर दिया, तो उसी वक्त बाकी रिमेनिंग आपके पास स्टॉक क्या बनना चाहिए, 1 बचना चाहिए।
तो इसी तरह से हम डेटाबेस एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, हम अपने रियल लाइफ सिनेरियो को देखेंगे, उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। डेटाबेस क्रिएट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें डिसाइड करनी होंगी कि भाई क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में हो सकती है। तो आपके पास काफ़ी सारे रियल लाइफ सिनेरियोज हैं। अभी जैसे हमने कहा कि आपके पास अगर शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है, सुपर स्टोर है, तो उसमें भी तकरीबन यही ऑपरेशंस होंगे। यानी परचेज का आपके पास टेबल होना चाहिए, सेल्स का आपके पास टेबल होना चाहिए, कैश की टेबल होनी चाहिए, स्टॉक की टेबल होनी चाहिए, और फिर ये टेबल्स आपकी इसी तरह से अपडेट होगी। सेल का बटन होगा, परचेज का बटन होगा, कैश को आप सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा स्टॉक को आप सर्च वगैरह कर सकते हैं। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये थोड़ी चीज़ें उसमें बनाई थी, और अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऑलरेडी हमने ये मिसाल देख ली है, लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को यूज़ करेंगे, तो जब उसका टाइम आएगा तो फिर हम उन चीज़ों को देखेंगे। सो ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 1 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, और अब जो है हम सेकंड लेक्चर को यानी अब स्टार्ट करेंगे। लेकिन